आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को जेईई मेन के आधार पर डिस्कस करेंगे और फास्ट ट्रैक से करेंगे। पूरी जो है जेईई मेन पर आधारित रहेगा डिस्कशन। आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसे चीज है जिसको जेईई मेन बहुत इम्पोर्टेंट लिया है। पहले हम लोग इसमें देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। अगर वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता तो क्या होता कि लाइट पड़ता और लाइट पड़ने के बाद आपको, अगर मान लीजिए इस मेटल सरफेस पर लाइट पड़ा, अगर यह फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती तो जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स है वह जो है एक समय कुछ टाइम डायलेशन के बाद, कुछ देर के बाद उनको आपको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता और वह एमिट्स करते। लेकिन एक्सपेरिमेंट बताता है कि अगर आप लाइट डालें और उसी समय अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो कभी नहीं निकलता है। इट मीन्स कि यह जो है वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है और यह क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, जहाँ वन वन कोलिजन होता है कि लाइट पड़ा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर है एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से या उसके बराबर भी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। कोई जरूरी नहीं है, चूंकि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेता है तो निकलने के लिए वर्क फंक्शन होता है और वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी या उसके बराबर भी होगी तो निकल सकता है। इसीलिए इसको न्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को भी लैम्डा नॉट को भी हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इससे रिलेटेड होता है आपका वर्क फंक्शन और यह वर्क फंक्शन होता है एसी बाई लेमडा नॉट या एच न्यू नॉट। ये है कि यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। और आइंस्टाइन इक्वेशन बनाया तो जनरल एक इक्वेशन लिखते हैं, फिर किताब वाला लिख देंगे कि कोई भी अगर एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन के बारे में आप जानते हैं, उसकी एनर्जी मान लीजिए कि एसी बाई लेमडा है तो वह एसी का वैल्यू जो होता है आप ले सकते हैं डायरेक्ट 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा ले लेंगे। और यह एसी बाई लेमडा जो फोटोन की एनर्जी है यह एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वह पहले जो निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए वह वर्क फंक्शन होता है फाई में जाएगा और फाई के पहले एक और चीज में जाएगा, उसको मैं आपको बताना चाहता, कोलिजन में जाएगा। एनर्जी जो है कोलिजन में जाएगा, उसके बाद बची हुई एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो टकराता भी है तो उसके बाद बची हुई एनर्जी आपको जाने वाली है वह जाएगी आपको वर्क फंक्शन में और बचा हुआ एनर्जी आपको हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी को निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन की आपको काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ये जो है आपका एक इम्पोर्टेंट चीज था जिस थ्योरी को हम लोग आगे अगर करें तो हमें फायदा होगा कि उसमें आप देख सकते हैं कि इस थ्योरी से हम लोग काम करेंगे। ये थोड़ा सा आप देखिए तो हम आपको बताएंगे इसमें कि एक तो आपका यह काम हो गया, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको मिलेगा कि आपका अगर ऐसा आपका इक्वेशन हो गया कि एसी बाई लेमडा इजिकल टू, या एसी बाई लेमडा के जगह पर आप एच न्यू भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एच न्यू भी ले सकते हैं। इजिकल टू हो गया 5 और कोलिजन नहीं हुआ तो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। परंतु अगर कोलिजन में इतनी एनर्जी चली गई कि वह वर्क फंक्शन के बराबर भी नहीं बचा तो वह इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। इसीलिए कोई अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो फिर भी इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि निकले। इसलिए हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे और इस समय आपको जब बिना कोलिजन का अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी सबसे अधिक एनर्जी होगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं फेनोमेनन को, और उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो उसकी एनर्जी 0 लेस और इक्वल टू के और के लेस और इक्वल टू आपको हाफ m Gmax² होगा।
ओके, या अब क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, एक्सपेरिमेंट में इसको रोकने के लिए हम उपाय करते हैं। तो एक निगेटिव पोटेंशियल हमको जनरेट करना पड़ता है और उसी को उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी हाफ एम Emax स्क्वायर कनेक्टेड होता है और वह EVS के बराबर होता है, ठीक है ना। अब EVS है तो वहां पर जो होता है एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये अगर EVS दिया हुआ है तो आपका जो कैथोड की जो वोल्टेज होगी इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो है आपको वहां पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट जब बताएंगे तो ये VS का क्या रोल है उसको मैं बता दूंगा। तो ये चीज आप समझ जाइए, ये मेन फॉर्मूला है जिनसे आपको सवाल बनेगा। अब क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, न्यू जो है न्यू नॉट से ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं और कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये कम हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ये गारंटी है कि नहीं पाए जाएंगे। कि न्यू अगर न्यू नॉट से छोटा है तो नहीं मिलेगा, बड़ा है तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कॉलिजन में एनर्जी जा सकती है। करेक्ट। ये दूसरा बात क्या है कि ये इक्वेशन कहेंगे कि पहले क्यों बता दिए, मैंने इसलिए बता दिया कि ये इस पर सबसे अधिक जेईई मेन में आपको सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। अब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर एक गिवन फ्रीक्वेंसी का लाइट हम इंसिडेंट करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सिर्फ फोटोन के एनर्जी पर डिपेंड करेगा और फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एच बाई लेमडा होता है, तो वह फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, अदर किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाइएगा तो इंटेंसिटी क्या होता है आपका, वह होता है एन नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड इंटू होगा एच न्यू, ये हो गया एनर्जी पर सेकेंड बाई एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया जिस पर वह परपेंडिकुलरली पड़ रहा है। तो ये जो है आपका देखिए, अगर न्यू कांस्टेंट है तो आप फ्रीक्वेंसी जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा और नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को कोई लेना देना नहीं है। तो एक गिवन सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और लाइट पड़ रहा है तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और सोर्स फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा। अगर मान लीजिए सोर्स बदल दिए तो आप फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगा, इंटेंसिटी भी बदल जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर दिए तो इंटेंसिटी भी ट्वाइस हो जाएगा। इसीलिए आपको कहीं पर सोर्स बदलेगा तब फ्रीक्वेंसी बदलेगा, लेकिन सोर्स फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, लेकिन इंटेंसिटी आपको बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। और इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बढ़ेगा, इसीलिए फोटो करंट बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया इंक्रीज करेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो बात और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि होता क्या है कि अगर फोटो करंट चाहिए आपको निकालना है तो यह फोटो करंट कैसे निकलेगा, यह फोटो करंट क्या होगा, तो यह होगा एन बाई डेल्टा टी, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स पर सेकेंड नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इंटू होगा ई माने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये जो है फोटो करंट होता है। अब एक एफिशिएंसी होगा, अब एफिशिएंसी क्या होगा, तो एफिशिएंसी होगा कि आपने एक ये जो है नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बाई नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड, ये एफिशिएंसी होगा। अगर मान लीजिए एफिशिएंसी 1% हो रहा है तो आपका 100 फोटॉन पड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब ये होता है परसेंटेज में दिया रहता है। तो अगर 20 दे दिया तो आपका 20% का मतलब क्या हुआ कि 100 अगर फोटॉन इंसिडेंट होंगे एक गिवन टाइम में तो आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स करेंगे उतना टाइम में, इसका मतलब ये हुआ। और यह एफिशिएंसी से आप ये रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसको आप क्या लिखेंगे, ये देखिए एफिशिएंसी अगर एन बाई डेल्टा टी है, एन बाई डेल्टा टी, तो यह एफिशिएंसी इंटू एन बाई डेल्टा टी होगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाएगा कि आप फोटो करंट निकालना चाहते हैं तो एन बाई डेल्टा टी इजिकल टू कितना आ गया आपको,
नीटा इंटू एन बाई डेल्टा टी। याद रहे ये एन बाई डेल्टा टी जो है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड है। अब यहाँ से करंट निकालना है, फोटो करंट, तो फोटो करंट एन ई अब भाई डेल्टा टी हो जाएगा। और ये एन बाई डेल्टा टी कैसे निकलेगा, तो यह होगा आपका आई इंटू एरिया कर दीजिए, तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड हो जाएगा और इज इक्वल टू कर दीजिए एन बाई डेल्टा टी ये इंटू एसी बाई लेमडा या एन बाई डेल्टा टी, एन बाई डेल्टा टी इंटू आप कर सकते हैं एच न्यू। ये दोनों में कोई भी चीज कर लीजिए आपका, या इंटेंसिटी है, याद रखिएगा यह इंटेंसिटी है और थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। यह दो चीज है आपके पास। अब दोनों चीज पर यही दो सवाल है। एक क्या है कि आपका जो चीज होती है उसमें एक आएगा डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली जो है क्या होता है वो सब जानते हैं, एकदम बेसिक चीज है कि आपका डुअल कैरेक्टर को शो करता है, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है, या लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इस पर बहुत सवाल आता है क्योंकि इस पर छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी के ई दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, तो यह पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। ओके, तो यह पी यहाँ से निकाल सकते हैं, मास है या पार्टिकल का जिसका आप डी ब्रोगली निकालने जा रहे हैं, तो ये पी आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये आ जाएगा और इसको यू कैन पुट हियर एंड गेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है ना। अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है और उसको बंदा ने एक्सेलरेट कर दिया, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल को क्यू है और उसको भी वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया, तो ये जो एक्सेलरेट होगा तो इससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यह कर लीजिएगा आप पी स्क्वायर बाई 2m और लेमडा इजकल टू एच बाई पी कर लीजिए, तो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल जाएगा। ठीक है, ये आते रहते हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के में रख देगा, जैसे इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो कहेगा कि टी टाइम के बाद कितनी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, तो उतना ही रहेगी। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया तो वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी करके निकाल लेंगे और उसके बाद v का मोड लेकर के और लेमडा इक्वल टू एच बाई पी कर देंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। इसमें सबसे जो बात इंपॉर्टेंट है वह है, आपको मैं बताता हूं कि जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिए। इसमें थोड़ा सा पूरा लोड हो गया। हाँ, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो एक्सपेरिमेंट है इसको थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा समझ ले अच्छा से, नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको और समझाने का कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को समझिए। ये एक वैक्यूम ट्यूब है, यह एक वैक्यूम ट्यूब है और इस वैक्यूम ट्यूब में आपको मैं बताऊं कि क्या क्या चीजें हैं जिसको हम अच्छा से समझ सकते हैं। इस वैक्यूम ट्यूब में एक सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। इस या चूंकि इलेक्ट्रॉन एमिट करता है इसलिए इसको एमिटर या कैथोड कहते हैं, और यह रिसीव करता है इसलिए इसको एनोड कहते हैं। तो यहाँ से जब लाइट आप इंसिडेंट कीजिएगा और यहाँ मान लीजिए कोई वोल्टेज आपने नहीं अप्लाई किया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से एमिट्स होंगे, तो वह यहाँ जाकर स्ट्राइक करेंगे और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, उनको हम स्पेस चार्ज कहते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे तो न्यू जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से लाइट निकलते जा रहा है और यहाँ पर यह कोई मतलब हम बैटरी नहीं जोड़े हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है लेकिन यह कोई चार्ज कोई रिसीव नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर रहा है, सिर्फ एमिट्स कर रहा है। इस पर प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फ्रेश जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको खींचने की कोशिश करेगा और ये रिपेल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए स्पेस चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि एक समय एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पर पूरा स्पेस चार्ज भर जाएगा। उस समय आप कह सकते हैं कि हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो आपको स्पेस चार्ज इतना बढ़ जाता है कि सबसे ज्यादा बढ़ गया। अब क्या करिए कि आप एक इसका निगेटिव रखिए और इसका पॉजिटिव रखिए। क्या किए हम लोग, किसको हमने क्या किया कि इसकी निगेटिव रखी, क्या पोटेंशियल, हम क्या कर रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल को कैथोड के पोटेंशियल को जीरो मान ले रहे हैं, तो हमने इसको भी वोल्टेज दिया, यानी हाई पोटेंशियल हो गया, यह लो पोटेंशियल हो गया। तो हाई जब पोटेंशियल हो गया और यह लो पोटेंशियल हो गया तो इसमें आप देखो तो यहाँ पर ये इसकी पॉजिटिव रखे हैं तो हाई से लो की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए इधर जनरेट होगा और वह इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगाएगा और जैसे इधर फोर्स लगाएगा तो होगा क्या कि वह इलेक्ट्रॉन सब एक्सेलरेट होने लगेंगे, तो उस सारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे और अमीटर में करंट पाया जाएगा और वह जो है बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो स्पेस चार्ज घटते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सारा स्पेस चार्ज खत्म हो जाएगा तो जो भी आपका यहाँ पर फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही यहाँ जा पाएंगे। हम इंटेंसिटी ऑफ सोर्स अगर नहीं बढ़ाए तो उस समय जो है करंट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना निकलेगा उतना ही तो जा पाएगा ना। इसीलिए उस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं और सैचुरेशन करंट वोल्टेज बढ़ाने से नहीं बढ़ता है। लेकिन कैसे बढ़ता है भाई? तो आप मान लीजिए सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दिए, तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ाइएगा अगेन फोटॉन्स ज्यादा इंसिडेंट होंगे, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहाँ से ज्यादा निकलेंगे तो अगेन सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में कैथोड का पोटेंशियल हमने जीरो माना है, अब इसकी पोटेंशियल मान लीजिए मैं निगेटिव कर दिया, तो जैसे मैं इसकी निगेटिव करेंगे इसकी पोटेंशियल एनोड की कैथोड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को मैंने क्या कर दिया निगेटिव कर दिया, तो ये निगेटिव हो गया तो यह हाई हो गया, ये लो हो गया, क्योंकि इसका जीरो माने है निगेटिव हो गया, तो हाई से लो की ओर इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस केस में। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये हर इलेक्ट्रॉन पर ई फोर्स लेफ्ट में लगाएगा और लगाएगा तो इससे क्या होगा, जो भी फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको अपोज करेगा। लेकिन जो हाई एनर्जेटिक है, क्योंकि उनकी एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जीरो के बीच में हो सकती है, तो वह तो यहाँ पहुंच जाएंगे लकली, लेकिन बहुत तेरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक समय आएगा कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर वाला, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। उस समय कैथोड के रिस्पेक्ट में जो एनोड का निगेटिव पोटेंशियल होगा उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने इक्वेशन में यूज किया था, इसीलिए वहां सतर्क कर रहे थे कि मैंने इक्वेशन में यूज किया एच न्यू, या आपको मैंने जो यूज किया वह किया एस सी बाई लेमडा इजकल टू आई प्लस हाफ सॉरी ईवीएस यूज किया था, नहीं तो ईवीएस जो यूज किया था तो यह स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया है, तो कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल क्या होगा -10, याद रखिएगा। वह कैथोड का जीरो मानकर एनोड का ले रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो आपका क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल क्या होगा, -10 होगा। और ये चीज आप ध्यान रखना है थोड़ा सा, और ये चीज है VS स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इसको किसी से लेना देना नहीं है। यह EVS किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। यानी इस केस में आपको क्या हो जाता है, इसको समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इवन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं आ पाता है, पहुंच पाता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से यह रिलेटेड होता है। ओके, और इसका एक प्रॉपर ग्राफ भी होती है और उस ग्राफ को मैं दिखाने का कोशिश करूंगा आपको कि इसमें ग्राफ खिंचाई नहीं, ग्राफ जो है आपका मैं खींच देता हूं, इसकी एक ग्राफ होती है ऐसा कुछ। हम यहाँ ग्राफ खींच रहे हैं करंट, फोटो करंट और वर्सेस वोल्टेज, किसका वोल्टेज, एनोड का विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड का विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड का वोल्टेज मैं ये ड्रॉ करूंगा, तो ये जो है ऐसा ग्राफ आता है, और ऐसा ग्राफ है तो ये सैचुरेशन करंट हो गया, और यहाँ का वोल्टेज जो होगा वह -VS होगा, VS जो होगा उसका माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ होता है, ये सैचुरेशन करंट है। अगर मान लो कि दो ग्राफ खींच दिया, यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका किस पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा AC बाई लेमडा -5, तो ये जो है अगर ये ऊपर ले गया इट मीन्स की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं इन सब छोटे छोटे चीजों पर आपको सवाल पूछे जाते हैं और आपको सारी चीजें आपको शायद क्लियर हो गया। और ये हाँ वेरिफिकेशन ये कर रहा है, ऐसे में ग्राफ दिया है, ये सारी चीजें, ये देखो फोटो क्या है, फोटो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ खींचा है। ऐसे ऐसे इक्वेशन जो है ना उसको याद मत करो, इसमें अपने से आ जाएगा तेरे को सारी चीजें, यही ग्राफ है खींचा है, ये इंटेंसिटी और ये असल में ये जो है ग्राफ आप ध्यान रखिएगा,
यह स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो यहाँ माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये चीज आपको है, और इतनी बात हम लोग अच्छा से समझ गए, लेकिन शुरुआती दौर वाला चीज हम लोग नहीं समझे। तो शुरुआती दौर की ओर मैं आने का कोशिश करूंगा। तो शुरुआती दौर में आपको देखिए क्या आता है कि शुरुआती दौर में जो चीज थी उसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि, ध्यान दीजिए, शुरुआती दौर में क्या हो रहा था मेरा कि ये जो चीज है आपका फोटोन के बारे में दिया गया है क्या, और फोटोन का एनर्जी hc/λ होता है, और h न्यू होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है ना, रेस्ट मास 0 लिया जाता है, ठीक है ना। और फोटोन के बारे में ज्यादा मन जानिए, फोटोन तो भाई क्वांटम फेज में चला जाता है, तो उतनी नहीं उसकी एनर्जी जानो है, वो पार्टिकल नेचर शो करता है, इसीलिए कॉलिजन प्रेशर सब ये लगा सकता है। अब इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट सोर्स के कारण। अगर मान लीजिए पॉइंट सोर्स है P और वहां से r डिस्टेंस पर कोई अर्थ मतलब प्रणालेंट है, तो उसको पार्टिकल मान लोगे, तो उस पर इंटेंसिटी क्या होगा, तो I=P/4πr² हो जाएगा। और ये जो है n नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर सेकंड है, तो NH न्यू एनर्जी हो जाएगी पर सेकंड, और बाई 4πr², मैंने पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी का वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² का। और पॉइंट सोर्स का अगर पावर P है या W लिखे है यहाँ पर, तो P/4πr² हो जाएगा। ये चीज एक हमारे अनुसार अच्छी पॉइंट थी। और ये जो है एक चीज और है जिसमें बच्चे गलत करते हैं जनरली, कि हम जो बताएंगे कि आप समझिए इस बात को, यहाँ पर आपको ये जो है प्रेशर का फॉर्मूला जो होती है, क्या होती है, प्रेशर का। तो अगर प्रेशर निकालना है ना, तो ये करना चाहिए मोड ऑफ F.A, क्या करना चाहिए, F.A बाई A², ऐसा करना चाहिए, क्योंकि फोर्स नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। दूसरा इंटेंसिटी मैथमेटिकल व्यू में चल जाइए, इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि एक वेक्टर में आप एक रिलेशन याद कर लीजिए तो वह रिलेशन असल में लोग बात गलत कहेगा, लेकिन मैथमेटिकल व्यू में आप किसी भी क्वांटिटी, वहां थोड़ा क्वांटिटी होती है। मैथमेटिक्स में ए को स्केलर भी मान सकता है, ए को वेक्टर भी मान सकता है। जब मैथ के सर ए को वेक्टर मानेंगे तो वेक्टर अलजेब्रा लगाएंगे, और स्केलर मानेंगे तो वह अलजेब्रा सिंपल लगाएंगे, ऑर्डिनरी। तो मैं बता रहा हूं कि उसी प्रकार आप एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है, जैसे पावर, ये जो पावर होता है ना, तो ये याद रखिएगा, पावर का फॉर्मूला मेरे से जानिए, ये पावर है एनर्जी पर सेकेंड मोड ऑफ I.A, एरिया के डायरेक्शन प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला टीचर और सारे लोग बोलेंगे गलत है, लेकिन मैथमेटिकल व्यू में जाकर हमने एक फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि I और A एरिया का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और इंटेंसिटी का डायरेक्शन जिधर रे इंसिडेंट हो रहा है या जिधर रे जा रहा है उधर ले लीजिए, और इससे गलती नहीं होगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हैं, प्रेशर निकालना है तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो आप देखिए अगला क्या है उसको समझिए, अगली चीज जो आएगी वह आपको समझने वाला है, ये सब। हाँ, अब एक है कि जो फोर्स लगता है, कोई भी अगर रेडिएशन किसी वॉल पर पड़ा और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन रो है, तो ये जो फोर्स लगेगा ना, इस वॉल पर फोर्स लगेगा नॉर्मली, और यह फोर्स का फॉर्मूला होगा 1 प्लस रो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, इनटू पावर बाई, ये पावर है P/C होगा, पावर है P। और ये जो है अगर प्योर ब्लैक सरफेस है तो ये रो 0 होगा, और ब्लैक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रो क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए 0 लेस और इक्वल टू रो लेस और इक्वल टू 1 होगा। तो ये आपका सरफेस पर जो फोर्स लगाएगा रेडिएशन, वह निकल सकता है। दूसरा क्या है कि इंटेंसिटी भी प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो यह नॉर्मल फोर्स है, एरिया से डिवाइड करेंगे तो P/SI हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 प्लस रो I/C। इस पर बहुत सवाल आते हैं, और ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि एक और इसमें केस को अगर हम लोग डील करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, कि आपको जैसे अगर कोई सरफेस है और इस पर रेडिएशन ऐसे पड़ा और ऐसे चला गया, और यहाँ पर आपने नॉर्मल डाल दिया, यह एंगल थीटा है और यह भी एंगल थीटा है, तो यहाँ जो फोर्स इस पर लगेगा वह फोर्स होगा 2P cos थीटा, 2P cos थीटा अपॉन C, 2P cos थीटा अपॉन C होगा। और यह फोर्स चूंकि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो फोर्स बाई एरिया कर दीजिएगा, तो P/A हो जाएगा
तो ठीक है, आई डॉट ए में यहाँ दिक्कत आएगी। जैसे यहाँ पावर जब निकालिएगा तो ये आई है और एरिया यह है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ आई ए कॉस थीटा लेना पड़ेगा। मोड में मैंने पॉजिटिव ले लीजिएगा, ये पावर होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पावर यह आने वाला है। तो ये यहाँ पर अगर, लेकिन फोर्स तो लेकिन प्रेशर अगर निकालिएगा तो यह एफ बाई ए होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और एरिया के बीच का एंगल 0 है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए जहां तक सवाल है, और तो कुछ बच नहीं रहा है इधर। अब देखिए हम सारी चीजें बता दी। ये सवाल देखिए अपने सीट के 16 एग्जाम्पल से डायरेक्ट आ गया है 2025 में, हूबहू यही सवाल उतारा है इस साल के पेपर में, यह सवाल आया हुआ है। तो ये सवाल आपने देखा होगा, अपने सीट में होगा, और ये हूबहू यही रिजल्ट भी है, W tan इनवर्स W बाई CMG, मैंने थोड़ा भी चेंज नहीं किया है। तो ये देखिए आपका ये कह रहा है क्या कि अगर कोई ये है, हाँ, यहाँ पर अगर कोई मिरर है और मिरर पर एक रेडिएशन पड़ा, तो मिरर पर जब रेडिएशन पड़ेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी E है, तो मोमेंटम क्या होता है E बाई सी। तो यहाँ पर यह क्या करेगा, एक FDT लगाएगा, और FDT क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो है टकरा करके लौटेगा, तो ये मिरर है और टकरा कर लौटेगा, तो इसकी मोमेंटम कितनी थी पहले, NH न्यू अपॉन C। फोटोन की मोमेंटम क्या होती है, H न्यू बाई C होती है, और NH न्यू एनर्जी होती है। तो ये अगर टोटल एनर्जी उसका मान लीजिए कि आपको E दिया है, तो E अगर एनर्जी दिया होगा, तो एनर्जी जो है n नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, तो E अगर एनर्जी है तो यह हो जाएगा आपको E बाई सी, E टोटल एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये टकराएगा फिर लौट जाएगा, तो मोमेंटम में FDT चेंज कितना हो गया, 2E अपॉन सी, और यह 2E अपॉन सी, और इसकी मास मान लीजिए कि आपका m है, तो यह चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, m v नॉट होगा, और यहाँ से v नॉट आ जाएगा। तो ये v नॉट के कारण ये क्या करेगा, ऊपर यह कहीं जाएगा, ऐसे जाएगा ना, और यह जब जाएगा तो यह एंगल आपका थीटा हो जाएगा, थीटा बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर थीटा, कॉस थीटा को आप अगर 1 ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर गया, तो यहाँ पर आपको करना होगा क्या कि कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेशन लेना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, ये लेना है, तब जा करके आपको फायदा होगा। क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लीजिएगा, थीटा बहुत छोटा है, थीटा रेडियन में ले लीजिएगा। तो ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, तो ये आ गया 2 इंटू थीटा स्क्वायर बाई 4, और ये जो है आपका अप्रोक्सीमेशन कॉस थीटा का हम ले रहे हैं। तो ये कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेशन में आपने यहाँ लिया भी होगा शायद, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये तो मैंने इक्विलिब्रियम में बात कर दिया ना, लेकिन एक नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये आगे वाला सवाल है ये। चलिए ये तो इक्विलिब्रियम है, तो यह सवाल जब इक्विलिब्रियम में कह रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है कितना एंगल पर, बहुत से स्मॉल एंगल पर जाकर ये जो है इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो इक्विलिब्रियम में जब आया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है थोड़ा सा डिविएट हुआ, तो इस पर फोर्स लगा होगा कितना, 2p बाई, कितना होता है 2p बाई सी, p जहाँ पावर होगा है, और mg इधर लग जाएगा इसका है, और यह एंगल थीटा है, स्प्रिंग का टेंशन T इधर आएगा, तो ऊपर हो जाएगा T cos थीटा, और इज इक्वल टू होगा mg, और T साइन थीटा, T cos थीटा mg के बराबर होगा, T का अगर कंपोनेंट लेंगे तो यह थीटा है, तो यह भी थीटा होगा, यह T साइन थीटा। आप क्या करेंगे कि T साइन थीटा अगर लेंगे, T साइन थीटा जब लेंगे तो वह कितना आने वाला है जी, T साइन थीटा 2p बाई सी के बराबर आ जाएगा। इक्वेट कर देंगे नहीं, ये T का एक ऊपर cos थीटा और नीचे साइन थीटा आ गया। इस तरह आप कर सकते हैं, और सवाल को बना, ये नहीं आया है, आगे आया है, वो आगे सवाल दिया है, लेकिन ये भी आ सकता है। अब देखिए, हाँ ये है अभी बता रहे थे ना, ये सवाल है। तो ये इसमें देखिए हमने क्वेश्चन बता दिया था, थोड़ा समझा भी देते हैं कि इम्पल्स, जैसे यहाँ पर यह टकराया था अपना, तो लेजर जब टकरा रहा है तो यह क्या करेगा, देखिए ये पढ़ सकते हैं भी सवाल कि ये टकराएगा तो उसके कारण इम्पल्स देगा 2e बाई सी, और इज इक्वल टू एम भी होगा, और वह एम भी जब आएगा तो उससे आप वेलोसिटी निकल जाएगा, और एनर्जी कंजर्व कर दीजिएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो आपका
दिया है उसको थोड़ा देखिए, हाफ mv² mgh के बराबर होगा। यहाँ से v√2gh आ जाएगा और उसके बाद यहाँ देखिए जो अप्रोक्सीमेशन आपको मैं बता रहा था वह अप्रोक्सीमेशन यहाँ तक जाएगा। वह तो ठीक है, उस तो समझ में आ जाएगा। ये है, यह है कि आपको 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दीजिएगा और उसके बाद आपका वह साइन थीटा थीटा करके और सवाल को बना लीजिएगा। ये जो है आपका 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया है, तो ये जो है आपको देखने से आ जाएगा। यहाँ पर इसको मिलाइएगा तो यह थीटा है और ये जो है एल है, तो ये आपका हाइट है ये एच और यह कितना आएगा, पूरी एल में से एल कॉस थीटा घटा दिया गया, करेक्ट। और ऐसे कुछ कर सकते हैं, क्लियर। तो यह आप रखोगे तो वह कॉस थीटा को 1 मत रख देना, इसीलिए बार बार हम सतह, हाँ यहाँ साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं कि 0 से 15 डिग्री तक आप अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा में ले सकते हैं और कॉस थीटा में कॉस थीटा को 1 लेने के लिए आपको 5 डिग्री से कम होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद तो वह 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, 5 डिग्री से ज्यादा होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और ये सब चीज तो हो ही गया, अब आपको मैं इससे विदा लेता हूं और आपको ये सब क्वेश्चन शीट में जो अपना सोल्व एग्जाम्पल रहता है वो भी आ गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं। इतने लेवल के नहीं पूछते, वो इजी पूछते हैं। अब ये हाँ डुअल कैरेक्टर भी मैंने समझा दिया, ये सब चीज है आपका, ये सारा कर दिया है। ये अब एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज, तो पहले एक यहाँ पर आपका करेक्शन है उसको भी देख लेंगे आप लोग। एक करेक्शन आपके पास है, वह है कि आप देखें तो उस करेक्शन को मैं बता दूंगा। एक तो पहले इस पेज में वेलोसिटी जो निकाला गया है ना, उसमें करेक्शन है। वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, ये वाला इसमें पाई नीचे आया है वो नहीं होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं लिख ही देता हूँ क्या, इसको थोड़ा मैं लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पाई को हटाना है और मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए तो ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH होता है ये फॉर्मूला। यहाँ से नीचे से पाई हटा देना है, ये थोड़ा एक करेक्शन है, आप कर ले अच्छा रहेगा। अब देखो इसमें जो है वेरी सिंपल है, बोर थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है। ऑर्बिट में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन टाइप का रिपल्सिव फोर्स यहाँ नहीं लगेगा और सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा, तो न्यूक्लियस में अगर मान लो कि कोई न्यूक्लियस है ये और इसमें अगर मान लीजिए कि यह न्यूक्लियस है आपका और इसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है nth ऑर्बिट में। nth ऑर्बिट माने आपका वह n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया और nth एक्साइटेड स्टेट होगा, तो n+1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि इसका फॉर्मूला सारा आपको याद रहता है, फिर भी मेरा ड्यूटी है n प्रिंसिपल क्वांटम के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर जेडी चार्ज होगा प्रोटॉन्स पर और इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर मार रहा है, तो ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इज इक्वल टू mv² बाई R होगा, एक इक्वेशन। और बोर थ्योरी के अनुसार एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपका क्वांटाइज होता है, तो mvr इलेक्ट्रॉन का, तो NH बाई 2 पाई। जब भी कहेगा जो बोर थ्योरी लगाइए तो इसका मतलब यह होता है। और He प्लस Li प्लस प्लस हाइड्रोजन लाइक कहेगा तो He प्लस Li प्लस प्लस माने एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ नाम का कोई चीज नहीं होगा। अब ये इसके आधार पर देखो आपको इसके ये ठीक है, इसके आधार पर आप सोल्व करके हर चीज निकाल सकते हैं, परंतु nth ऑर्बिट का एनर्जी याद रखिए और उससे सब कुछ निकाल सकते हैं आप। तो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है E है, वह होता है जैसे मेरे को याद है -m(e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² Z² बाई N² और यह होता है -13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखिए, ये इसी पर सवाल आ रहा है सब। अब इसी का, अब देखो इससे अगर कोई फॉर्मूला भूल गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो।
इसी का मोड कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और इसी का ट्वाइस कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसका मोड कर दोगे तो मोड ऑफ ई एन कर दिया, तो इससे आप हाफ एम वी स्क्वायर कर दोगे तो स्पीड भी निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसी का ट्वाइस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। इसी की अगर हम ट्वाइस करें तो हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। जैसे ट्वाइस कर दो 2En, यानी इसमें मोड और नहीं लगा तो यह होता है P पोटेंशियल एनर्जी। और मेरा पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज का क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो यहाँ हो जाएगा JD इंटू ई स्क्वायर और माइनस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इससे R निकल जाएगा क्या। और वह फॉर्मूला सब है, उसको हम लोग एक बार देख सकते हैं आराम से। जैसे आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी का यह फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर आप नजर डालें तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा नजर डालिए, यहाँ पर क्या किया गया कि आपको ये फॉर्मूला का शॉर्टकट बना दिया गया। देखो बोर रेडियस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो भी कैलकुलेशन होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, उसके साथ बोर स्पीड बोर रेडियस कह रहा है, तो वह आपको लेना पड़ेगा क्या, हाइड्रोजन और फर्स्ट ऑर्बिट N1। तो बोर का जैसे ही V1 C बाई 137 होता है, ऐसे केमिस्ट्री में 2.18 समथिंग 10 टू पावर 6 ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वही याद रखिए। लेकिन यहाँ पर आपको कंपेयर करने कहेगा तो V1C स्पीड ऑफ लाइट होता है तो कट जाता है, इसीलिए मैंने वह C बाई 137 लिया है। तो ये हो गया Z बाई N। तो ये याद रखिए कि Z के साथ N के साथ इनका क्या रिश्ता है। उसी प्रकार रेडियस होता है A0 इंटू N स्क्वायर बाई Z। तो A0 होता है आपका, वह होता है 0.53 एंगस्ट्रॉन, याद रखो। ऐसे केमिस्ट्री में लोग 0.529 कर रहा हो, 0.53 एंगस्ट्रॉन याद रखो। वह एंगस्ट्रॉन 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होता है, और यह N स्क्वायर बाई Z पर होता है। ये तो सब में कॉमन होगा, तो रेशियो लेना अधिक आ रहा है सवाल, तो उसमें कट जाएगा और इस तरह कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 13.6, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हो जाएगी 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का होगा ट्वाइस, तो -27.2 इंटू Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको पता ही है एनर्जी की फार्मूला होगा तो -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। अगर कह रहा है टाइम पीरियड, तो एक तो यह सेंट्रल फोर्स है, तो T स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा R क्यूब के, जो ग्रेविटेशन वाला है। तो अगर टाइम पीरियड का रेशियो पूछता है तो इस फार्मूला से हम कर सकते हैं T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर R क्यूब के। ये फार्मूला हमारे पास एक आ सकता है, ये नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये भी है कि T स्क्वायर क्या होता है भाई, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है R क्यूब के, ठीक है ना। ये लग जाएगा। और कह रहा है टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो 2 पाई R हो गया। अब भाई स्पीड कर दो 2 पाई R बाई V, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो अब क्या होगा 1 बाई टाइम पीरियड कर दो, आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज है आपको, और इसमें कोई नया चीज नहीं है। कभी कभी हाइपोथेटिकल एटम कह देगा, तो हाइपोथेटिकल एटम में कुछ पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दे दिया तो F इज इक्वल टू कर देना माइनस DU अपॉन DR है, और मोड ऑफ F इक्वल टू कर देना mv स्क्वायर बाई R, जो भी एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी या फोर्स का दिया होगा। और इससे तुम क्या करना कि जो एक्सप्रेशन आया वह, और एक और लगा देना mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये सब लगा दीजिए तो सवाल बन जाएगा। हाइपोथेटिकल एटम कहेगा तो बस। और इसके अलावा आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का करो कि एनर्जी जो है आपका कैसे वह निकलेगा, उसको मैं बता सकता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको एक है कि हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जर्व करेगा, और वह फार्मूला हो जाएगा आपका जो एमिट्स करे एब्जर्व, तो एनर्जी जो वह लेकर के आएगा उसका क्या फार्मूला होगा, तो डेल्टा E इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, या N1 हमेशा लेस होगा N2 से। और यहाँ पर डेल्टा E को आप जो वेवलेंथ है से भी रिप्लेस कर सकते हैं इसको, तो यह हो जाएगा AC बाई लेमडा इज इक्वल टू एमिटेड रेडिएशन का यह वेवलेंथ होगा, हायर से लोअर आएगा। तो अब देखो 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर
सॉरी जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा? तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी माने 1 से 2 में जाने में, और पोटेंशियल पूछेगा तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन ई हटा देना तो वोल्ट हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है तो फर्स्ट से इंफिनिटी में जाने में। अगर मान लीजिए कि आपको बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है तो तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर इंफिनिटी में, माने n1 1 ले लेंगे और n2 इंफिनिटी ले लेंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी भी निकल जाएगा, और बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। और समझ रहे हैं ना? अब फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछ रहा है तो 1 से n1 1 n2 2 कर दीजिए, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ई हटा दीजिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है तो 1 को 1 रहने दीजिए, और n1 को 1 रहने दीजिए, n2 को इन्फिनिटी कर दीजिए, और जो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया अब बोल दीजिए वोल्ट, काम हो जाएगा। अब ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है, यही सब पूछेगा ना। तो रिवीजन का तो मतलब यही होता है जो पूछे वही पर हम लोग फोकस रहे, और हम लोग के पास और कोई चीज नहीं है इसमें। ये जो है एग्जाम्पल्स हैं वो तो करेंगे ही हम लोग। हाँ, स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम जो होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर एटम में हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा तो स्पेक्ट्रम को एमिट्स करेगा, और वो एमिट्स करेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन माने नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को हम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं। और पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है वह होता है n इंटू n-1/2, बशर्ते कि यह कैसे लगाइएगा आप, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये लगाने में कि ये ध्यान रखिएगा कि यह जो फॉर्मूला माने एन ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तब यह फॉर्मूला लगेगा n इंटू n-, ये तो याद भी होगा आप लोगों को। अगर मान लो 8 से 2 में आ रहा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। इसमें n क्या होगा? डेल्टा n n2 माइनस n1। अभी 8 से 3 में कह दिया तो यह 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, और कर लेंगे। तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी है। जैसे फोर्थ ऑर्बिट से तक ले एक्साइट कर दिए तो 10⁻⁸ सेकेंड में ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितना मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन एमिट्स करेगा, तो उसको यहाँ पर 4 से 1 में आना है, या 4 इंटू 3/2 6 हो गया। इस तरह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब रेडिएशन को पास करते हैं तो एटम कुछ रेडिएशन के पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां पर डार्क लाइन मिलता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन हो सकता है? तो किस सीरीज में करेगा? लाइमन में ही हमेशा करेगा, क्योंकि 1 से ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 3 में जा सकता है, 1 से 4 में जा सकता है। अगर मान लो कि कोई रेडिएशन पार कराया गया और उसे 5 में पाया गया, तो मैंने एक्साइटेड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, और एक्साइटेड स्टेट 5 है तो 6 हो जाएगा, और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो कोई बात नहीं। तो अगर 5 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एक्साइट हो गया तो कैसे गया होगा? 1 से 2 में भी गया होगा, 1 से 3 में भी गया होगा, 1 से 4 में भी गया होगा, 1 से 5 में। तो कितने हो गए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? 1 से 2 वाला एब्जॉर्ब हुआ होगा 1, 1 से 3 वाला 2, 1 से 4 वाला, 1 से 5 वाला 4 ही हुआ ना, क्योंकि 1s से जाएगा उसमें। और सब ये क्या कहे जाते हैं? लाइमन। बाहर से 1 में आता है तो लाइमन, बाहर से 2 में आता है तो बाल्मर, ये सब जानते हैं आप। अब देखिए यहां से हम निकलते हैं, और निकलते निकलते कहीं बहुत दूर चले गए हम लोग, ठीक है ना। और ये देखिए हम लोग कहाँ आ गए। हाँ, एक होता है एक्सरे। अब एक्सरे क्या होता है? एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये जो है 1 एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर का होता है, यूजफुल जो एक्सरे होता है। और यह एक्सरे जो होता है आपका बहुत यूजफुल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसका रेंज याद रखना कि 1 एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर का होता है, यानी इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर के आजू बाजू होता है। और ये पूछता है, टेबल मैचिंग में पूछ सकता है, चाहे कहेगा कि ये कौन रेडिएशन है। एक्सरे जो है आपका फ्लुरेसेंस पैदा करता है, किसी अगर सरफेस पर पड़ेगा फ्लुरेसेंट मटेरियल, जैसे बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड के सरफेस पर अगर इंसिडेंट होता है तो वह फ्लुरेसेंट पैदा करता है, यानी फ्लैश ऑफ लाइट क्या होता है? पैदा होता है उससे, ठीक है ना। तो ये जो है जैसे एग्जांपल में बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड है, यह मेडिकेशन में यूज होता है,
आपको जैसा पता है इसकी पेनेट्रेटिंग पावर जनरल जो विजिबल लाइट है उससे ज्यादा होती है, जिसका हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, आपका एक्सरे जो होता है। तो ये सब चीजें हैं। इसमें जो है एक्सरे जो होता है वह जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा आप इस फिगर को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, तो उससे आप अच्छा से समझ जाएंगे और थोड़ा टाइम भी बच जाएगा अपना ना। इसी से अपन काम करते हैं, देखिए ठीक है, दिख रहा है? और थोड़ा कम जूम कर देगा, अब तो दिख रहा है ठीक से है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको फिलामेंट कहते हैं और यह फिलामेंट वोल्टेज है। फिलामेंट वोल्टेज से इसे को गर्म करते हैं, तो ये गर्म करने से क्या होगा, इसे इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ेंगे। तो आपका ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फिलामेंट है और ये जो प्लेट्स है इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये जो है कैथोड है, माने ये कैथोड, फिलामेंट को कैथोड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एक यह जो है आपका मेटल का आपका बना हुआ है, आपका ये क्या बना हुआ है, एक मेटल का है जिसको कट किया गया है और वह इंक्लिनेशन पर है 45, ठीक है ना, डिग्री पर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसको हम वोल्टेज लगाकर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहते हैं। या 50 किलो वोल्ट हो सकता है। अगर 50 किलो, यहाँ कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलते हैं उनकी एनर्जी निग्लिजिबल होती है, इसीलिए उनको एक्सेलरेट करते हैं और इसको हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहते हैं। यह एक्सेलरेटिंग वोल्टेज उसको एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेट करने से ये जो इलेक्ट्रॉन जाकर ये इससे टकराते हैं और टकराने से क्या होता है कि उसकी एनर्जी, जैसे एक थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, कि जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो उससे एनर्जी रेडिएट होता है, तो उससे एक रेडिएशन निकलता है, उसको हम एक्सरे कहते हैं। फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जाकर, इसको हम कंटिन्यूअस एक्सरे कहते हैं। अगर मान लो कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी है तो ईवी जो होगा, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है और मान लो कि टोटल का टोटल एनर्जी कन्वर्ट कर गया किस में, उसके रेडिएशन में, तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा और वह टोटल एनर्जी तो इससे छोटा वेवलेंथ नहीं होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम एनर्जी हीट में लॉस हो जाता है, इसलिए देखिएगा यहाँ कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ये रेडिएशन जो निकलता है उसकी मिनिमम वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से रिलेटेड होता है। तो फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी और इसको बढ़ाने से, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने से जो है आपका कट ऑफ वेवलेंथ घटेगा। ओके, और ये जो है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जाकर इनर मोस्ट ऑर्बिट से टकरा जाते हैं। अगर के सेल से टकरा कर उसको नॉकआउट कर दिए, तो अगर के सेल वाला का मान लो कि एनर्जी -10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और इसको नॉकआउट करने के लिए कम से कम एनर्जी कितना चाहिए, आपका 10 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा कम से कम, या उससे ज्यादा। तो अगर 10 वोल्ट से ज्यादा वाले अगर गए तो वो टकराएंगे और के सेल में वैकेंसी पैदा कर देंगे और वैकेंसी को भरने के लिए एल से के में, एम से के में इलेक्ट्रॉन आएंगे और वह जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसे क्या होगा, एक रेडिएशन निकलेगा हायर ऑर्बिट से लोअर, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं और इसको हम कंटिन्यूअस एक्सरे कहते हैं। आप देखिए यही मेन इक्वेशन है इसका और इसमें देखिए ओरिजिन यही बताया गया है। ये ग्राफ पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ये जो ग्राफ है आपका, ये आप नजर रखें तो अच्छा है और अच्छा से रखें तो और अच्छा है। ये देखिए, तो ये कंटिन्यूअस एक्सरे है। ये जो है डिफिनिट रेंज होता है, इसमें फाइनाइट रेंज है। या जो जा करके देखो यहाँ जंप मारा है, तो जो भी जंप मारा है इधर वाला के वाले होंगे, या के बीटा होगा। के बीटा का मतलब कि एम से के में आया होगा, के अल्फा का मतलब एल से किस में आया होगा, के में। तो ई एल माइनस ई के कर दीजिए, तो ए सी बाई लेमडा कर दीजिए तो निकल जाएगा। और के बीटा है तो एम से के में आया है, तो ई एम क्या करोगे, ई एम माइनस ई के कर दोगे और ए सी बाई लेमडा, तो के बीटा का एनर्जी निकल जाएगा। डिफरेंस ऑफ एनर्जी इक्वल टू ए सी बाई लेमडा। और यहाँ पर पूछ देगा इधर कि कौन के अल्फा होगा कौन के बीटा, तो लेमडा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो के बीटा का एनर्जी ज्यादा है तो के बीटा लेफ्ट में होगा, के अल्फा राइट में होगा। उसी तरह एल है, वैकेंसी अगर एल सेल में हुआ तो वही आपको एम से एल में आएगा तो एल अल्फा निकलेगा और एन से एल में आएगा तो एल बीटा बनेगा। यहाँ पर भी ये जंपिंग एल वाला है, तो एल वाला कौन होगा, जो इधर होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा लेफ्ट में, ठीक है ना। अब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस पर हम नजर रखेंगे
और नजर रखते रखते पूरी नजर रख लिए। अब हमारा इधर से विदाई हो गया और हम सीधे आते हैं, वह है रेडियो एक्टिविटी। क्या है? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला है कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसके बारे में नजर रखिए। उसका मीन रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखिए, R इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है R नॉट, ए मास नंबर है 1/3। जैसे कार्बन है उसमें 6 है तो 12 मास नंबर हो गया। और ये R नॉट जो होता है वह 1.1 फर्मी होता है। फर्मी माने 10⁻⁻15 मीटर। अब इसकी वॉल्यूम निकालना के कह देगा तो 4/3πr³ होगा, ठीक है ना। और डेंसिटी निकालेगा तो ये कांस्टेंट होता है जनरली। डेंसिटी निकालोगे तो क्या होगा, एक न्यूक्लियाई का मास मान लो कि m0 है और मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, इसकी न्यूक्लियस का मास हो गया। अब भाई 4/3πr³ करोगे तो इससे रिजल्ट जो आएगा, देखिए ए को आप क्या, ए को आप लिख सकते, ए क्या है, मास नंबर है। और ये आर को लिखिएगा क्या, आर भी लिखिएगा ना आप, तो आर इक्वल टू आएगा R नॉट, ये वैल्यू जब रखिएगा तो यह अप्रोक्सीमेटली हर न्यूक्लियाई के लिए 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आ जाता है। यह ईच न्यूक्लियाई के लिए आता है मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यह आ जाता है, इतना आ जाता है, ये कांस्टेंट होता है, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस में मेन चीज क्या है कि आपका एक तो न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा वो देखिए। जैसे आपका बाइंडिंग एनर्जी है, जैसे कार्बन ले लो तो कार्बन में या कार्बन ही लो, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और बना दिया C। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ एनर्जी मास डिफेक्ट जिसको कहते हैं, कुछ मास एनर्जी में बदल जाता है। तो वह मास जो एनर्जी में बदलता है उसको हम लोग कहते हैं आपको मास डिफेक्ट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे लिखाएगा, तो ये 6mp आप प्लस 6mn और इज इक्वल टू mc। mc माने मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। अब देखिए इसको प्रोटॉन का मास तो दिया नहीं रहता है, हाइड्रोजन का दिया रहता है, एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर देंगे तो यह होगा, देखो 6, देखो mh माइनस me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दिए अब प्लस 6mn, ठीक है ना। और इज इक्वल टू हो गया mc क्या हो गया, सुनो 6 ये mc, तो यह mc एटॉमिक मास माइनस 6me क्या होगा। और इस तरह अगर देखो तो बाइंडिंग एनर्जी आप निकालोगे तो ये मास प्लस कुछ डेल्टा एम मास डिफेक्ट, ये डेल्टा एम, ये इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। और यहाँ से अगर बात करो तो आपका क्या आएगा, डेल्टा एम, और यह डेल्टा एम आ गया तो यह आ जाएगा तुम्हारा, देखो एमी कटने वाला है, एमी कट गया ना, तो ये तुम्हारा क्या आ गया 6mh और प्लस 6mn न्यूट्रॉन का मास माइनस mc, और ये जो आया ना ये मास डिफेक्ट आ गया, और यह mu में है, mu में, तो इसको mu में है, mu में है, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, या 931 या कहीं 930 देगा, जो देगा इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये। तो क्या हो गया इससे कि अगर x का बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, AXZ का अगर बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, EB इज इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालिएगा, तो इसका एक बेसिक फार्मूला हो गया कि ध्यान दीजिए कि EB बाइंडिंग एनर्जी है, तो बाइंडिंग एनर्जी का एक बेसिक फार्मूला क्या हो गया कि आपका कितना ZmH, यह एटॉमिक नंबर हो गया, प्रोटॉन की संख्या है, और यह होगा A माइनस ZmN, ठीक है ना, और माइनस आपका क्या आएगा, ये हो गया आपका mx, और ये आ गया आपका ZmH प्लस A माइनस ZmN और माइनस mx इंटू क्या कर दोगे, ये mu में निकलेंगे
और इनको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्शन के दरमियान एनर्जी रिलीज कौन कौन होता है? तो आपका अगर मान लीजिए एक्स टूटा, बनाया वाई, और कुछ वाई और कुछ अल्फा ही निकल गया, कुछ निकल गया, चल ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्यू वैल्यू होता है, और क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो ये रिएक्टेंट का मास, ये न्यूक्लियस का मास है, तो उसको एटॉमिक मास में बदलोगे ना। जैसे न्यूक्लियस का मास mx है, न्यूक्लियस का मास है, और न्यूक्लियस का मास, और एटॉमिक मास में बदला mx है एटॉमिक मास। यह तुम्हारा क्या है भाई, एटॉमिक मास है, और इसमें से ZMe कर दो, ZMe, ठीक है ना, ZMe कर दो, तो Q इजकल टू हो गया। तो ये हम बड़ा से लिख रहे हैं, हमारे एटॉमिक मास हम कर ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा mx माइनस my माइनस mh, इसको अल्फा डीके भी कहते हैं, इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अल्फा डीके भी कहते हैं, अल्फा डीके भी कहते हैं। यह He प्लस प्लस होता है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो सकता है, इसकी जो है आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, और ये जो है सिंटिलेशन भी पैदा करता है, यानी किसी पर पड़ेगा फ्लूसेंट मटेरियल बेरियम प्लेटिनम साइनाइड पर, तो ये क्या पैदा करेगा, आपको फ्लैश ऑफ लाइट पैदा करेगा, ये सारी चीजें है। और ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से टोटल एनर्जी ले, इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास और इज इक्वल टू क्यू वैल्यू होता है। अगर क्यू पॉजिटिव हो रहा है तो यह मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और क्यू निगेटिव आ गया तो मास एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना? अगर क्यू वैल्यू 0 है तो कुछ नहीं हो रहा है, न मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, न एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। क्यू ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी टेक्स प्लेस, और इसको एक्सोजेनिक रिएक्शन भी कहते हैं। और क्यू वैल्यू अगर निगेटिव है तो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है ना? आप देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि ये है। अब देखिए आपका एक होता है बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, इसको देखिए थोड़ा सा, ये बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ है, इसको आपको अच्छा से देखना चाहिए, और बहुत ही अच्छा से देखना चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा करके बता दूंगा, ये देखिए, ये बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ है, ये आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, तो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ में देखिए, हीलियम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या कर दीजिएगा कि मास नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है जिससे न्यूक्लियस को की स्टेबिलिटी डिस्कस होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा। देखो लाइटर में हीलियम का सबसे ज्यादा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वह जो होता है लगभग 7.6 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और फेरम जो है 56, उसका सबसे ज्यादा होता है, और वह 8.2 तो उतना होता है पर न्यूक्लियन। ऐसे इधर का देखो, लगभग इधर सबका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट है, देख रहा है थोड़ा सा का वेरिएशन, इसीलिए एक इधर वेरिएशन सबसे ज्यादा हो रहा है। 30 के ऊपर, लगभग 30 से ऊपर वाले मास नंबर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली इक्वल है। क्या, कहाँ तक? ये जो है आपका थोड़ा, ये देखो ग्राफ ऐसा है कि नहीं, ये लगभग 50 100 तक मान लो, 150 तक मान लो, तो वह लगभग इक्वल है बाइंडिंग एनर्जी, और वह ठीक है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है, और तो वह जो स्टेबल भी होते हैं जनरली। आप देखो ये जो है इस ग्राफ से थोड़ा सा आप डिस्कशन कर सकते हैं, और मैंने आपको ये दिखा ही दिया है, ये जो चीज है आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं नेक्स्ट पेज को दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये मास डिफेक्ट निकाला गया है, सब चीज बता दिया गया है इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा कॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पूछ देता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉज क्या है, इसको सीरियस सुनिएगा, ये पूछ सकता है, आईआईटी में पूछ चुका है, तो इसमें भी आपको पूछा जा सकता है। तो कॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो है बड़ा अच्छा टॉपिक है, कॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, कॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन, ठीक है। और जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको देखना है, तो बाइंडिंग एनर्जी का कारण क्या होता है? इसका 3 कारण है। देखिए, आपका न्यूक्लियस में कूलम्बिक फोर्स होता है और एक न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स 50 to 60 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है विथ रिस्पेक्ट टू आपको आपका कूलम्बिक फोर्स है। अब वह क्या होता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज है। ये जो है डिस्टेंस, माने अगर मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, तो उस पर कौन-कौन न्यूक्लियर फोर्स लगा सकते हैं? तो उसको चारों तरफ से 12 न्यूक्लियाई घेरे हुए रहेंगे और उससे गुच्छा बन जाएगा अंगूर टाइप का। तो वह 12 न्यूक्लियाई ही न्यूक्लियर फोर्स उस पर लगा सकते हैं और वह अट्रैक्टिव नेचर का होता है और वह जो है स्पिन पर डिपेंड करता है। एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जिसको एंगुलर मोमेंटम लोग बोलता है, परंतु वह स्पिन मास जैसा होता है, चार्ज जैसा होता है। जैसे मास भी प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी, किसी बॉडी से मास अलग नहीं किया जा सकता है और उसी तरह चार्ज अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह स्पिन भी अलग नहीं किया जा सकता है, ना स्पिन को चेंज कर सकते हैं। तो वह ये 3 चीज है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। तो मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चार्ज के कारण क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव लगता है वहां पर, और इसके लिए स्पिन के कारण न्यूक्लियर फोर्स लगता है। देखो शॉर्ट रेंज है, एक न्यूक्लियाई लो, उसको चारों तरफ से एक गुच्छा बना दो, कंचा रख दो चारों तरफ से बाहर 12, तो वह 12 उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे। तो वह जो है ये शॉर्ट रेंज है, इसका सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट है, ये शॉर्ट रेंज है। बहुत दूर अगर तक ले लगता है शायद दुनिया नहीं बन पाती, सबको सिमटा करके उसकी डेंसिटी कर देता 10 to power 17 kg पर मीटर क्यूब, तो अर्थ जैसा चीज भी फुटबॉल बन जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज आप देखो, तो आपका पहला है कि एक तो वॉल्यूम एनर्जी होता है। वॉल्यूम एनर्जी क्या होता है बेटा? वॉल्यूम एनर्जी। वॉल्यूम एनर्जी को आप ईवी से लिख लो। ये वॉल्यूम एनर्जी क्या है? बाइंडिंग न्यूक्लियस में, तो वही न्यूक्लियर फोर्स है। जैसे आपको एक मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसको चारों तरफ से सब 12 जो है नहीं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करो, तो यह स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करोगे तो एक अगर न्यूक्लियस है तो इसमें 12 न्यूक्लियाई नियरली रफली चीज है आएंगे, तो वह जो है इसको अपने ओर खींचेंगे, न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे, तो ये 12 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका वॉल्यूम होगा उतना ही मेरे अनुसार ज्यादा आपका ये जो है न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो ये जो है आपका मैं बता रहा हूँ कि यह किस पर, वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो ये एनर्जी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा और याद रहे कि ये क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, चिपकाए हुए रहेगा, तोड़ने नहीं देगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी में पॉजिटिव रोल अदा करेगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ईवी जो होगा ये कांस्टेंट आ जाएगा, ईवी प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के 4/3 पाई आर क्यूब के। तो ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा ईवी, ईवी प्रोपोर्शनल आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए का पावर ए आएगा, नहीं 4 प्रोपोर्शनल होगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो ईवी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ए के हो जाएगा। ए मास नंबर है, ये क्या है भाई? आपका मास नंबर है। तो ये जो है आपका एक कांस्टेंट ले लो, तो ये ईवी होगा A1 एक कांस्टेंट मान लिया। दूसरा होता है आपका सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी आपका क्या होता है भाई? तो आपका जो सरफेस एनर्जी होती है इसको आप समझने की कोशिश करो। तो सरफेस एनर्जी होता है, आप सिंपल वे में देख सकते हैं कि मेरा जो सरफेस एनर्जी होगा, कि हमने तो बता दिया कि भाई न्यूक्लियर फोर्स होता है इसका, लेकिन असल में न्यूक्लियस का जो सरफेस होता है डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब लड्डू जैसे देखा है ना, कहीं पर ज्यादा निकल गया रहता है लड्डू, जो बूंदी वाला लड्डू जो रहता है हर जगह सेम तो रहता नहीं है ना, कहीं पर ज्यादा निकल गया होगा, मतलब रेडियस डिफाइन नहीं होता है यहाँ पर। ये जो है न्यूक्लियस असल में ऐसा 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 कुछ होता है, समझ रहे हो ना, इसमें रेडियस डिफाइन नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो है शार्प बाउंड्री नहीं होता है। इसीलिए अब देखो यहाँ पर अगर आप अगर वैसा बनाइएगा तो इसमें 12 नहीं आएंगे न्यूक्लियस, आएंगे नहीं आएंगे। और सरफेस ये यहाँ पर थोड़ा न्यूक्लियस होगा, नहीं होगा ना अभी, सॉरी न्यूक्लियॉन्स, अरे न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स। हम न्यूक्लियस बोल रहे थे क्या? न्यूक्लियॉन्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ये न्यूक्लियॉन्स जो होंगे इसके, आप ध्यान दो, तो इसके अंदर जो है बहुत से
इधर absent हो जाएंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उसके कारण ये न्यूक्लियॉन्स कम होंगे। तो ये जब न्यूक्लियॉन्स कम होंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स घटेगा, तो ये निगेटिव एडवर्स माने निगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो इसको हम ईएस कहते हैं, ईएस। और यह ईएस किस पर डिपेंड करेगा भाई? तो ईएस प्रोपोर्शनल होगा इसकी सरफेस एरिया के। ईएस प्रोपोर्शनल हो गया किसके? सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया। और ये जो ईएस होगा तो प्रोपोर्शनल हो गया ईएस सरफेस एरिया के, तो वह होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और यह 4 पाई आर स्क्वायर माने आर नॉट स्क्वायर ए का पावर स्क्वायर माने 2/3 हो गया। सही है क्या? तो ये ईएस से सारे कांस्टेंट है, तो ये एडवर्स इफेक्ट डालेगा। तो ये -A2 पॉजिटिव को कांस्टेंट मान लेते हैं, और यह ए का पावर 2/3 हो गया। ठीक है। तीसरा एक होता है कूलम्बिक रिपल्सन। तो कूलम्बिक रिपल्सन क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो वह कूलम्बिक रिपल्सन के कारण ईसी, यह भी एडवर्स इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना? और क्या होता है उसमें जो है कितने प्रोटॉन्स है वो जेड पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। n इंटू एन माइनस 1/2 होता है पेयर। तो यहाँ कितने होंगे प्रोटॉन? जेड है, तो पेयर कितने हो जाएंगे? जेड इंटू जेड माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया नंबर ऑफ पेयर। और एक का ये तो आपका देख रहा है ना, जेड इंटू जेड माइनस 1/2, और इंटू होगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये प्रोटॉन्स होंगे, ये भी न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है ना? न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनकी मास जो होता है वो आइसोलेटेड होंगे, उससे क्या होता है, कम होता है। कुछ मास लॉस कर गया रहता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है ना? न्यूक्लियस न्यूक्लियस बोल रहे थे, तुम लोग टोका भी नहीं है? समझ में आ रहा था क्या बोल रहे थे ना? आप देखिए, तो यह आ गया आपका ये ईसी ये हो गया। तो ईसी किसके प्रोपोर्शनल आ गया? देखिए ये निगेटिव इफेक्ट डालेगा है बाइंडिंग एनर्जी पर, तो माइनस से लेकर चले, माइनस ईसी एक कांस्टेंट ले लीजिए ना, ईसी इजिकल टू -A3, और इंटू क्या हो जाएगा बोलिए? जेड इंटू जेड माइनस 1 इसके प्रोपोर्शनल होगा, और बाई आर स्क्वायर के, यानी ये भी आर स्क्वायर भी होगा। तो आर क्या होगा? ये आर नॉट ई का पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं है? आर इक्वल टू आर नॉट ई का पावर क्या नहीं, ए का पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आता ही है लगभग। हाँ, तो ये आर का वैल्यू स्क्वायर करोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए का पावर 2/3, और इस तरह बाइंडिंग एनर्जी आपका आ जाएगा वह जो है ईवी मैंने A1 क्या था, A1 A, और -A2 बोलो A का पावर 2/3 है, माइनस A3 जेड इंटू जेड माइनस 1 नहीं अपॉन जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ए का पावर 2/3। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है तो EB/A कर दो, EB/A बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, यह हो जाएगा A1 माइनस A2 बाई A कर दिया, तो -1 ऊपर करोगे तो A का पावर 1/3 हो जाएगा, और -A3, ये A1 A2 A3 पॉजिटिव हम लेकर चल रहे हैं, और यह होगा Z इंटू जेड माइनस 1 अपॉन बोलो ये एक और डिवाइड A हो गया, A का पावर 4/3 हो गया है, 5 हो गया कि 4, देख लेते चेक कर ले, ये जोड़ोगे तो 1 जुटेगा ना जी, 5 आएगा। 5 आ रहा है क्या? 5 आ गया, 5 का पावर बोलो क्या है, ए का पावर बोलो 5/3 हो गया जी। A1 में -1/3 आएगा, और चेक कर लो सब है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं ये आएगा तो सवाल बनता नहीं है, थोड़ा दिक्कत आती है बच्चे। ठीक है, हम लोग तो कर लिए, लेकिन रेडियो एक्टिविटी एक छूट गया, तो नेक्स्ट डे अपन इसको करेंगे और सेमीकंडक्टर कर देंगे।
नहीं, इसको ईएम वेव और सेमीकंडक्टर 3 कर देंगे। इस पर क्वेश्चन भी अभी नहीं किया गया, तो क्वेश्चन भी कर दिया जाएगा। ऐसे आपको मैं क्वेश्चन ऐसे दिखा देता हूँ, क्या देख लीजिए आप लोग थोड़ा कि रेडियो एक्टिविटी अभी छूटा है, तो पेज तो मैं दिखा देता हूँ। और फ्यूजन और फिशन बंदे लंबा चैप्टर, एक चैप्टर थोड़े है। लास्ट वाला तो करा दिए। हाँ, ये है, ये क्वेश्चन है, दिखा देते हैं सिर्फ, है ठीक रहेगा। अगला दिन एक बार कर लिया जाए इनको, नहीं अगला दिन कर लिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा है ना, इसीलिए टाइम तो लगता है। ये मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो शायद खत्म हो गया। ठीक है, ओके। कल हम लोग नेक्स्ट डे अब मॉडर्न का ही कंटिन्यू किया जाएगा, क्वेश्चन बहुत है, और उसके बाद अपन सेमी कंडक्टर और ईएम वेव कर लिया जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर, ठीक है ना, इससे अधिक हो भी नहीं सकता था।